हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग चलते हैं आगे। तो अगली चीज़ हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ें, चलो मीटर ब्रिज पढ़ते हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे और एक बड़ा ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज करता क्या है? इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पे काम करता है, ठीक है ना। एंड इट इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, आराम से देखते हैं क्या है ना। एंड इज यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये अननोन रेजिस्टेंस नापने का काम आता है। तो होता क्या है, एक इसका रफ सा सेटअप बना देता हूँ मैं। तो रफ सा सेटअप क्या है बच्चों की, ये एक कॉपर प्लेट्स होती हैं, थिक कॉपर प्लेट्स। ठीक है, एक प्लेट ये होगी मान लो, एक प्लेट मान लो ये होगी और एक प्लेट ये होगी। ठीक है, अब इन प्लेट्स में यहाँ से यहाँ क्या करते हैं कि अपन क्या करते हैं, एक तार बांध देते हैं। अब ये जो तार होती है ये 1 मीटर की होती है, 1 मीटर की तार, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं, है ना, मतलब 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये थिक कॉपर प्लेट्स होती है, ये भी और ये भी। ठीक है ना, ये तीनों, ये भी ऐसे ही है, ये वाली भी भाई साहब ऐसे ही है। अब क्या होता है कि यहाँ पे कॉपर प्लेट्स के बीच में एक लगा देते हैं आरबी। क्या लगा देते हैं? आरबी। अब तुम बोलोगे आरबी क्या है? आरबी होता है रेजिस्टेंस बॉक्स वा। ठीक है, आरबी इज रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, और यहाँ लगा देते हैं एक क्वेश्चन मार्क, मतलब एक अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, छोटा सा इसको आर बोल देते हैं, इस अननोन रेजिस्टेंस को हम ऐसे बोल देते हैं, आर नोन है, एस अननोन है। ठीक है, इसको ए भी बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, और जो आपके पास ए बी, ए से लेके जो बी का डिस्टेंस है वो कितना है? 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर। ठीक है, चलो भाई, अब करते क्या है मैं समझाता हूँ। ये एक सिंपल सेटअप है। तो मैं कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है क्या। रेजिस्टेंस बॉक्स अगर मैं थोड़ा रफ रफ समझा दूँ तो बेसिकली एक डब्बा ही है। ठीक है, इस डब्बे के ऊपर कई सारे डमरू से होते हैं। ठीक है ना, तो कई सारे ऐसे ऐसे डमरू से बने होते हैं, है ना, सही है। ऐसे कई सारे होते हैं डमरू से, तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये एक डमरू है, तो ये जो डमरू होता है ऐसे, मतलब ऐसे बंद होता है, एक नीचे ऐसे डमरू से होते हैं ना, तो ये डमरू बाहर निकल आता है। ठीक है, अब डमरू काम कैसे करता है मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लो सपोज कि ये ऐसे डमरू सा है, मतलब कोन है, ये थिक सा कोन होता है, मेटल का कोन है एक, है ना। अब जैसे मान लो, ऐसे मान लो, जैसे मैं एक रफ एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूँ। मान लो कि यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ करंट जा रहा है, तो करंट जब यहाँ से आके जाएगा, ठीक है ना, तो ये तार है। अब उसको इतना मोटा सा, मान लो कि डमरू जो है कॉपर का बना पड़ा है, उसको कॉपर का इतनी मोटी सी चीज़ मिली, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई। तो एक तार और इस डमरू कंपेयर करो भाई, तार क्या है ना, तार का एरिया कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी एरिया नहीं तार का। इसका एरिया सोचो तार के कंपेरिजन में कितना ज़्यादा। मतलब आप ये सोचो कि अगर इस तार में करंट आ रहा है ना, तो इस तार का रेजिस्टेंस अगर कुछ है तो समझ लो कि ये जो डमरू, इसका रेजिस्टेंस ना के बराबर है। तो करते क्या है हम लोग कि हम लोग तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सपोज इधर से करंट आया, इधर करंट जाने का रास्ता है, तो क्या है कि अभी डमरू जो है, मान लो कि इससे करंट जाता है तो इसका रेजिस्टेंस 0 है ऑलमोस्ट। अब होता क्या है कि ये जो तार है इसके नीचे क्या होता है कि ऐसे गुचेड़ मुचेड़ के, ठीक है ना, और ऐसे ही उल्टा जाके एक तार यहाँ से आती है।
अब इस तार का रेजिस्टेंस ठीक ठाक होता है। जैसे कि मान लो सपोज इस डमरू की बात करें, मान लो इसके ढक्कन पे लिखा है 10 ओम, तो एक्चुअली 10 ओम इस तार का रेजिस्टेंस है, इस डमरू का नहीं। इस डमरू का तो ऑलमोस्ट 0 ओम है ही नहीं रेजिस्टेंस मान लो, ठीक है। अब नीचे तार जाती है और ऐसे आती है, फिर वैसे उल्टा ऐसे आती है। अब इसका रीज़न क्या है वो तो मैं मतलब मैग्नेटिज्म में समझाऊंगा कि बेसिकली तार ऐसे आती है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होता है, उल्टी जाती है तो नीचे होता है, तो उससे तार का कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आता, इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली ये नीचे वाला का डायग्राम छोड़ो आप, लेकिन समझना नीचे रेजिस्टेंस है 10 ओम, ठीक है ना, ये है 10 ओम। लेकिन ध्यान रखना इसके ऊपर 10 ओम लिखा है, ये 10 ओम नहीं है, नीचे 10 ओम कौन है, नीचे वाला। अब जब तक करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं, 0 ओम और 10 ओम, तो करंट किस में जाएगा, 0 ओम जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट है। तो इस सर्किट में रेजिस्टेंस हो गया 0 ओम का। लेकिन जैसे ही क्या होगा बच्चों, जैसे ही आप क्या करते हो, इस प्लग को निकाल लेते हो, आपने इस प्लग को निकाला, अब करंट के पास नीचे वाला रास्ता है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम। तो बेसिकली आपने जिसको निकाल लिया वही रेजिस्टेंस आ गया। अब दो निकाल लोगे, 10 और 5 तो 15 ओम हो जाएगा, क्योंकि करंट 10 से जाएगा फिर 5 से आएगा। और तो कुछ कुछ एक रफली इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। मैं बहुत इसकी डिटेल में नहीं जा रहा ना, हमारा कोई कोर्स में होता है, लेकिन आप समझ रहे हो कि वैसे 0 ओम होगा, लेकिन अगर निकाल लोगे 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस बॉक्स आप समझ गए कैसे काम करता है। अब चलते हैं हम आगे, हम लोग बात करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज मीटर ब्रिज काम कैसे करता है। चलो भाई, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ए बोला, इसको बी बोला, ठीक है। अब आप समझना कैसे कि सपोज कि ये आपके पास, मैं इसका दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, समझना। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको, कि यहाँ क्या करते हैं कि देखो, ये एक थिक कॉपर प्लेट है। थिक कॉपर प्लेट का मतलब वही है कि रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई। तो ये चौड़ी चौड़ी प्लेट होती हैं, तो इनका कॉपर का वैसे भी रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, और ये चौड़ी चौड़ी प्लेट तो इनका एरिया बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होता है। इनका मतलब यही होता है कि इनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0, ठीक है, देव ऑलमोस्ट 0 रेजिस्टेंस। तो जो भी रेजिस्टेंस है कहाँ बैठा, इधर रेजिस्टेंस बॉक्स में, इधर तार में, और इस तार में भी रेजिस्टेंस होता है। ये अच्छे खासे रेजिस्टेंस की वायर होती है। इसके अलावा क्या करते हैं कि यहाँ से, ठीक है, एक तार लेते हैं, ठीक है, और यहाँ लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर एक मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको हम बोलते हैं जॉकी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आपको कभी ना कभी दिखाया जाएगा। अब इस जॉकी को अपन इधर उधर रब करते हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ ले जाते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम का मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होता है, इक्विवेलेंट डायग्राम इसका ऐसा होता है। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसा है कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम लोग ये जिस पॉइंट से जॉकी लगा उसको सी बोल देते हैं, और जहाँ पे ये जॉकी अटैच हो गया उसको डी बोल देते हैं, ठीक है। तो एक सी पॉइंट है और एक कौन है, डी पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान रखना, ए से सी के बीच में अगर मैं इन कॉपर स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस 0 मानूँ, तो बेसिकली मेरे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसका रेजिस्टेंस आर, जो मुझे नोन है। ऐसे ही सी से बी के बीच में, ठीक है भाई, ये सी है ये बी है, सी से बी के बीच में जो मेरे पास रेजिस्टेंस है वो कितना है भाई, ऐसा है, जो कि अननोन है। चलो जी, अननोन है। ए से डी के बीच में, डी वो जॉकी वाला पॉइंट है, उसके बीच में अब मान लो कि होता क्या है कि आप ले जा रहे हो, तो मान लो कभी ये x सेंटीमीटर है और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक है, सही है। अब ये जो मान लो वायर ए बी है ना, मान लो ये लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस रखती है, 1 सेंटीमीटर पर लैम्डा ओम का। अगर लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर का रखती है तो अपने पास क्या हो गया भैया, क्या आप ये समझो, ए से डी जो रेजिस्टेंस है वो लैम्डा एक्स है, और बी से डी जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो लैम्डा 100 माइनस एक्स है, ठीक है। सी से डी क्या लगा पड़ा है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मामला खत्म नहीं होता, ए और बी के बीच में बाहर से बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पूरा डायग्राम है, ठीक है भाई। अब सुनो होता है क्या, इस जॉकी को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट राइट ले जाते हैं,
चाय पी लूँ मैं, फिर बात करूँ, होल्ड करता हूँ। हाँ तो भाई, तो अब करते क्या है लोग इस जॉकी को मूव करते रहते हैं इधर 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 इधर, और मूव करते करते होता क्या है कि एक ऐसा टाइम आता है जब गैल्वेनोमीटर दिखाता है करंट ज़ीरो। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर करंट दिखाया ज़ीरो। जैसे करंट ज़ीरो आता है मेरे को एकदम से दिमाग में आता है भाई ये चीज़ तो कुछ देखी हुई लग रही। और ये देखी हुई क्यों लग रही भैया? क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है जो कि बैलेंस्ड हो गया है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होता है ना, ये 5वां रेजिस्टेंस है, इसमें करंट जीरो हो गया, गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम चलते हैं पेज नंबर 2 पर। ठीक है, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 क्या कह रहा है कि एज सून एज गैल्वेनोमीटर शोज ज़ीरो करंट, जैसे ज़ीरो करंट दिखाता है हमें समझ में आ जाता है ना कि इट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है। ठीक है, ये बन गया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा जी, अब क्या करें भाई साहब, अब ये बन गया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो सिंपल सी बात है, तो इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास, आर बाय लैम्डा एक्स इज इक्वल टू एस बाय लैम्डा 100 माइनस एक्स। अच्छी बात है, लैम्डा लैम्डा कट गया, तो इसका मतलब एस कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा आर 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो अब आपको एक्स तो पता ही है भाई साहब, एक्स मतलब जॉकी कितनी दूरी पे बैलेंस हो गया। ठीक है, एक्स पता है, 100 माइनस एक्स पता है, आर पता है, काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसमें छोटी मोटी कुछ चक्कर है। क्या चक्कर है मैं समझाता हूँ कि छोटा मोटा कुछ चक्कर ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा कि ये बीच में बैलेंस हो। मतलब मैं इसको अगर वर्ड्स में लिखूँ तो वीट नहीं, अ मीटर ब्रिज इज बेस्ट व्हेन बैलेंसिंग पॉइंट is exactly in middle। बेस्ट तब होगा जब बैलेंसिंग पॉइंट ठीक कहाँ पर, मिडल में। मिडल होने का मतलब x 50 है, 100 माइनस एक्स 50 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स इक्वल टू 50। अब तुम बोलोगे सर उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? फ़र्क पड़ता है बच्चों, बिल्कुल पड़ता है। समझ में कैसे, मैं समझाता हूँ। मैंने ए और सी के बीच में केवल रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस माना, लेकिन हो सकता है कि ये कॉपर स्ट्रिप है, मतलब हो सकता है क्या होगा, ये कॉपर स्ट्रिप और सी के बीच में, भाई ये कॉपर स्ट्रिप, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस तार का भी होगा। ऐसे ही बी और सी के बीच में इस एस के अलावा और भी रेजिस्टेंस है। मुझे समझो, मतलब हो क्या रहा है कि कुछ स्ट्रे रेजिस्टेंस जो कि इधर उधर है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, समझना मेरी बात, कि देयर इज सम स्ट्रे रेजिस्टेंस। स्ट्रे मतलब ऐसी, स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं ना, मतलब फालतू के डॉग्स है ना। तो देयर इज सम स्ट्रे रेजिस्टेंस एक्सेप्ट, किनके एक्सेप्ट, आर एस लैम्डा एक्स एंड लैम्डा 100 माइनस एक्स। हम एक तरह मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रे रेजिस्टेंस है ना, अब हम मान लेते हैं कि जैसे ए और सी के बीच में स्ट्रे रेजिस्टेंस एक छोटा आर है, और उतना ही बी और सी के बीच में, क्योंकि देखो यहाँ भी कॉपर प्लेट है, यहाँ भी कॉपर प्लेट है, यहाँ भी तार है, यहाँ भी मार्ग है ना। तो हम मान लेते हैं लेट इट बी छोटा आर ओम बिटवीन ए एंड सी एंड बी एंड सी। हम मान लेते हैं जो स्ट्रेट रेजिस्टेंस है ए और सी के बीच में छोटा आर एक्स्ट्रा है, वैसे बी और सी के बीच में छोटा आर एक्स्ट्रा। अब इक्वेशन क्या बनी मेरे पास, अब इक्वेशन थोड़ी बदल गई। बदल कैसे गई भैया, समझना मेरी बात। इस ए और सी के बीच में अब आर की जगह कितना हो जाएगा, आर प्लस आर बाय लैम्डा एक्स। इधर कितना हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा आपके पास एस प्लस आर डिवाइड बाय लैम्डा 100 माइनस एक्स। समझ रहे, ये आर में एक आर और जुड़ जाएगा, ये स्ट्रेट रेजिस्टेंस, एस में आर और जुड़ जाएगा स्ट्रेट रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ मेरी बात।
अब देखना मेरी बात, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो r है वो रिजल्ट को चेंज ना करे। तो यहाँ हो गया r बाय एक्स प्लस r बाय छोटा x इज इक्वल टू s बाय 100 माइनस एक्स प्लस r बाय 100 माइनस एक्स। अब मैं चाहता हूँ कि s की वैल्यू r ना है, s इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। हम चाहते हैं एस आर के इंडिपेंडेंट हो जाए। अब एस आर के इंडिपेंडेंट कब हो, जब आर कट जाए। तो वो तभी हो सकता है जब आर बाय एक्स और आर बाय 100 माइनस एक्स कट जाए। तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, इसका मतलब एक्स बराबर कितना होगा 50। ये कट गया, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास आ गया आर बाय एक्स इज इक्वल टू एस बाय 100 माइनस एक्स। ठीक है, लेकिन उस केस में ये दोनों फिर कट गए, इसका मतलब आर और एस बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि बुद्धिमान लोग क्या करते हैं कि इसको बीच में बैलेंस करना चाहते हैं। अब अगर बीच में बैलेंस नहीं हो रहा है ना, तो इसको बढ़ाते घटाते रहते हैं जब तक बीच में ना बैलेंस हो जाए। जैसे बीच में बैलेंस हो गया है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उस समय इन दोनों का जो इफेक्ट होता है वो अपने आप ही नलीफाई हो जाता है। तो बेस्ट तरीका है बीच में बैलेंस करो। कहाँ बैलेंस करो, बीच में। इज इट फाइन? यस, इट इज़ फाइन। अब चल रहा है आगे। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ और। हाय स्टूडेंट्स, तो अपन अब आगे चलते हैं। तो पिछली बार हमने मीटर ब्रिज किया था पिछले लेक्चर में। तो मीटर ब्रिज पे कोई सवाल तो किया नहीं है ना, चलो मीटर ब्रिज पे सवाल करते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि दो रेजिस्टेंस होता है आर और एस। मान लो आर बराबर दे दिया आपको, कितना दे दें, 14 ओम्स। एस बराबर पूछा है कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है कि इनिशियली आर इज इन लेफ्ट आर्म, आर लेफ्ट वाला आर्म में, एंड व्हेन एक्सचेंजिंग आर एंड एस एक्सचेंज करने का मतलब आर लेफ्ट पे था, एस राइट पे था। अब क्या कर दिया, आर को राइट कर दिया, एस को लेफ्ट कर दिया। द जॉकी हैज टू बी shifted by 30 centimeter to get a null point। null point उसको बोलते हैं यहाँ पे रीडिंग नल आ जाती है, मतलब जीरो आ जाती है, मतलब व्हीटस्टोन बैलेंस हो जाता है मीटर ब्रिज, है ना। तो फाइंड एस। देखो भाई, हमारा डायग्राम ऐसा होता है, ये गैल्वेनोमीटर होता है, बैटरी और वोल्टेज कि ये आर होता है, एस होता है, एक्स होता है, 100 माइनस एक्स होता है। शुरू में क्या था कि आर बाई एक्स इज इक्वल टू एस बाई 100 माइनस एक्स। बाद में इसको पलट दिया। ठीक है, तो ये हो गया एस। अब देखो 15 सेंटीमीटर 30 राइट शिफ्टेड राइट कर देते हैं। तो 30 राइट करने का मतलब एक्स जो हो गया एक्स प्लस 30 हो गया, और उधर 30 कम हो गया, तो ये 100 माइनस एक्स माइनस 30 हो गया। ठीक है, उधर आर हो गया, सॉरी एस इधर आर इधर। सोचने की बात यह कि आर बाय एस कितना आ गया, एक्स बाय 100 माइनस एक्स, नहीं, और यहां से आ गया एक्स प्लस 30 बाय 70 माइनस एक्स। ठीक है, आर बाय एस यहाँ से आ गया एक्स बाय 100 माइनस एक्स, यहाँ पे आ गया आर बाय एस। उल्टा लिख दिया मैंने, ये उल्टा हो गया मतलब आर बाय एस निकालना है तो ये ऊपर जाएगा, वो नीचे, तो पावर -1 कर दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ से आ गया मेरे पास बहुत डेंजरस इक्वेशन आ गई, एक्स इंटू ये एक्स प्लस 30 नीचे आ गया एक्चुअली, एक्स इंटू एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स इंटू 70 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करके मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, और आप एक्स निकाल सकते हो। चलो भाई सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 70, 7000, 100 इंटू एक्स माइनस 100 एक्स माइनस 70 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, क्वाड्रेटिक भी नहीं बनी, अच्छी बात है। अब ये हो गया 30, 170, 200 एक्स
बराबर कितना हो गया 7000। एक्स कितना हो गया आपके पास 70/2, 70/2 बोल तो 35। तो एक्स आपका 35 ओम आ गया, काम खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमारा आंसर वो एक्स थोड़ा, हमारा आंसर क्या है बच्चों, हमारा आंसर एस है। तो इसी इक्वेशन को पकड़ते हैं। तो मेरे पास आ गया r/x, ठीक है ना, इज इक्वल टू s/100 माइनस एक्स। r कितना है बच्चों 14, x कितना है 35, s निकालना है 100 माइनस एक्स हो जाएगा 100 माइनस 35, s/65, s कितना होगा 14 इंटू 65/35, 5 समझे 35, 5 इंटू आई थिंक 5 1 5, 5 2 15 13, 7 2 14, 13 2 26। तो आंसर आ गया 26 होगा आपके पास। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी दिख रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन, ये बहुत लेंथी तरीका है इसका। आसान तरीका क्या है आप समझना इस चीज़ को, कि बेसिकली क्या है आपके पास कि ये टोटल जो तार है वो 100 सेंटीमीटर की है, और ये जो, जैसे मान लो मेरी बात समझना, ये आ रही है ऐसे ना, मान लो ये x है ये y है, नो डाउट वो 100 माइनस वाई है। मुझे पता है कि x प्लस वाई कितना 100 है, और मुझे पता है कि इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो सेम है, या फिर x इज टू वाई r इज टू एस, r इज टू एस, r इज टू एस। तो बेसिकली इन दोनों का वही रेशियो नहीं, इन दोनों का रेशियो। तो बेसिकली आपको 100 को r इज टू एस का रेशियो बांटना है। ठीक है, अब दोबारा आपने क्या किया सोचना, आपने r ऐसे कर दिया, ऐसे वैसे कर दिया, ठीक है ना, मान लो ये x डैश y डैश हो गए। अब आपने को देखना, आपको अभी भी 100 सेंटीमीटर को r इज टू एस के रेशियो में बांटना है, सॉरी s इज टू r के रेशियो में। समझ रहे हो बात? तो अब यहां पर क्या हुआ, मेरी बात समझना, कि आप इधर से देखो, यहाँ पर एक्स वाई का वही रेशियो होगा जो आर और एस का, यहाँ पर वाई और एक्स, वाई डैश और एक्स डैश का वही रेशियो होगा जो आर इज टू एस का रेशियो। इसका मतलब सिंपल सी बात है, वाई डैश एक्स है और एक्स डैश वाई है, बस चीज़ें पलट तो गई। आप समझना मेरी बात, देखो ये टोटल तार वही है, इसका इसका रेशियो आर इज टू एस है। यहाँ पर राइट और लेफ्ट का, यहाँ पर लेफ्ट और राइट का रेशियो आर इज टू एस है, वहाँ पर यहाँ पर लेफ्ट राइट का रेशियो आर इज टू एस है, वहाँ पर राइट लेफ्ट का रेशियो आर इज टू एस है। तो इसका मतलब यहाँ का लेफ्ट वहाँ का राइट आपस में सेम है, सही है। तो आपको सोचने की बात ही नहीं है, समझ रहे मेरी बात आप? तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, समझना आप, समझना आराम से ना, कि बेसिकली क्या हुआ कि ऐसे था कि ये x था ये y था। अब क्या हुआ कि बोल रहा है कि इसको 30 सेंटीमीटर राइट किया, तो x प्लस 30 हो गया, ये y माइनस 30 हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो बाद का y है, मतलब जो लेफ्ट था वही चीज राइट आ गई, तो y माइनस 30 क्या हो गया, x हो गया। ठीक है ना, सही है। तो यहां से आपके पास क्या हो गया, y माइनस एक्स 30 है और y प्लस एक्स टोटल कितना है 100 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लोगे तो 2y कितना हो गया 130 आ गया, y कितना होगा 65 आ गया। ठीक है, तो y 65 आ जाएगा और x जो हो जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 65 माइनस 30 35। तो जो हम लोगों ने x बड़ी मुश्किल से किया था 35, वो x यहाँ पे सिंपली आ जाता है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो, देखो फिर मैं समझा देता हूँ। बेसिकली आर एस जो एक्स वाई का रेशियो वही आर एस का रेशियो है। अब इसको उल्टा कर दिया, अब वाई डैश और एक्स डैश का रेशियो वो आर एस का रेशियो है, तो इसका मतलब वाई डैश एक्स है और एक्स डैश वाई है। मतलब सिंपल सी बात है, ये दोनों पलटे ये दोनों पलट गए, मतलब एक्स उधर चला गया वाई इधर चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्स बाद में एक्स प्लस 30 हो गया, वाई माइनस वो वाई माइनस 30 हो गया। मतलब सिंपल सी बात, ये एक्स ही राइट आ गया, तो इसका मतलब वाई माइनस 30 ही एक्स है। ठीक है, बस यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, चलो भाई अब हम चलते हैं आगे, हम पढ़ते हैं एक नया कंसेप्ट, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। कौन सा मीटर, पोटेंशियोमीटर। तो लेट्स सी व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर। पेज नंबर 2। पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर क्या है मैं समझाता हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत डिवाइस होती है, लेकिन लफड़ा क्या होता है, बहुत बड़ी डिवाइस होती है।
आप कभी देखना, इंटरनेट पे देख लो, बहुत हेफ्टी सी होती है, बड़ा सा लकड़ी का तख्ता होता है, उसके ऊपर तार 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 ऐसे लिखे। तो मैं इसको थोड़े छोटे में समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं धीमे धीमे आकर समझाता हूँ। पहले मैं नॉर्मल बात करता हूँ। मान लो ये एक यूनिफॉर्म वायर है और इसमें एक करंट आई जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है V बराबर आई आर। तो किसी L लेंथ की बात करूँ तो आपके पास R होता है रो एल बाय। अब इस तार में आई रो बाय ए इंटू एल, इसको K बोल देते हैं। ये आई रो बाय ए ये कांस्टेंट होगा। कब वो कांस्टेंट? अगर आई कांस्टेंट है, एरिया सेम है। तो अगर समझना, अगर सेम ही करंट जा रहा है, सेम करंट मतलब जैसे करंट की ब्रांचिंग हो गई, करंट कम हो गया तो नहीं, लेकिन करंट की ब्रांचिंग नहीं होती, करंट सेम है, हमेशा सेम है, एरिया सेम है, रो सेम है, सब कुछ सेम है, रो तो सेम होता ही है अगर एक ही मटीरियल हो। तो उस केस में आई रो बाय कांस्टेंट है, ठीक है। तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरे पास कितना होता है? के एल। के कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, इसको के बोलते हैं, और इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, किसी चीज़ को लेंथ से डिवाइड कर दो, डिस्टेंस डिवाइड करो, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। और ये कांस्टेंट है। कब कांस्टेंट? जब करंट कांस्टेंट है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर क्या होता है? कुछ ऐसा सेटअप होता है, देखो एक एल लेंथ की वायर होती है। अब इसको जनरली बहुत लंबी लेंथ लेते हैं, 10 मीटर 20 मीटर। अब ऐसे लाइन से 10 मीटर कर नहीं सकते, तो लाइन से 10 मीटर, क्योंकि अगर लाइन से 10 मीटर करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट 10 मीटर लंबा हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये 1 मीटर ऐसे, फिर 1 मीटर ऐसे ऐसे तारों को ऐसे 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 क्रॉस में कर देते, तो एक बड़े लकड़ी के तख्ते पर डाल देते। तो इसमें खूब बड़ी बड़ी तारें होती हैं, ठीक है। अब खूब बड़ी बड़ी तारें हो गई, तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब तो अब क्या करते हैं कि हम ये तार खूब लंबी लेते हैं। क्यों लेते हैं, बात की बात है, ठीक है। अब मान लो कि इस तार में कोई करंट आई जा रहा है, यहाँ से आई है, यहाँ से आई है। अब होता क्या है कि यहाँ पर नीचे हम लोग क्या करते हैं कि एक बैटरी लगा लेते हैं, मान लो सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, उसका गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, और उस पर एक जॉकी होता है, इसको यहाँ पर रब करते रहते हैं। तो मान लो ये भी एल है, तो ये एक्स हो जाएगा, ये एल माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। होता क्या है कि देखो, अगर यहाँ से कुछ करंट आया आई डैश, तो यहाँ करंट जाएगा आई डैश, जितना आएगा उतना जाएगा। इसको इधर उधर घुमाते 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 घुमाते, अब जैसे कि मान लो समझना, यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा है, यहाँ 2 जा रहा है, तो आगे 8 गया, ठीक है ना। मान लो 10 आया, 2 यहाँ गया, 8 यहाँ गया, 2 8 आया, यहाँ 10 आगे चला गया। तो यहाँ से यहाँ करंट कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ करंट कुछ और होगा, लेकिन ऐसे घुमाते फिराते कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आई डैश कितना हो जाता है? 0। अब आई डैश अगर 0 आ गया, अगर आई डैश 0 आ गया, तो उस केस में क्या होगा बच्चों कि ये आई करंट पूरा का पूरा इधर चले जाएगा, इसमें तो करंट गया नहीं, ठीक है, पूरा गया। अब मान लो कि यहाँ कुछ पोटेंशियल है, मान लो कुछ भी, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल y है और ये V वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे y, यहाँ पे कितना होगा y प्लस वी, यहाँ पे कितना होगा y प्लस वी, ठीक है। अब इसका जो ड्रॉप है वो v है। जैसे यहाँ मैं 0 ही मान सकता था, लेकिन मैं 0 को यहाँ मानूंगा, तो यहाँ 0 होगा तो यहाँ v होगा, लेकिन मैं यहाँ y मान रहा हूँ, यहाँ पे y प्लस वी। अब समझना मेरी बात कि L लेंथ में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेंथ, यहाँ लिख रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, समझना मेरी बात। L लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v। अब करंट सेम है, ये सेम, तो करंट सेम है, तार का रो वही रहेगा, एरिया वही रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली ये चीज़ कांस्टेंट है के, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। तो एल लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस वी है, ठीक है ना। यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस वी बाय एल हो गया। और मान लो ये लेंथ एक्स है, तो एक्स लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? एक्स वी बाय एल, ठीक है। ये समझने की बात सिंपल है। एल लेंथ की तार का पोटेंशियल डिफरेंस वी है, यूनिट लेंथ का वी बाय एल, और एक्स लेंथ का क्या हो जाएगा? एक्स वी बाय एल। सही है, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। मुझे पता चल गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एक्स लेंथ इज इक्वल टू एक्स वी बाय एल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं।
अब हम चलते हैं आगे। अब देखो एक बार समझने की बात है, उसके बाद तो चीज़ बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, हम इसको 2 सर्किट्स में ब्रेक कर लेते हैं। ये पीसी, ये एससी। पीसी को बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, एससी को बोलते हैं, तो क्या कह रहा था मैं, एससी क्या हो गया, सेकेंडरी चिरकुट। तो आपके बेसिकली 2 चिरकुट हो गए, प्राइमरी चिरकुट और सेकेंडरी चिरकुट। अब सुनना कि जैसे इसमें करंट 0 होता है, ये मान लो नल पॉइंट है, ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, 0। मान लो भाई, लेट 0 वोल्ट मानने में क्या जाता है, कहीं 0 मान लो। अब इसमें करंट तो है नहीं, तो इस रेजिस्टेंस में करंट नहीं है, पूरी ब्रांच में करंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ भी 0 ही होगा। मान लो ये बैटरी कितनी है, ई की है, तो यहाँ कितना होगा, ई होगा। रेजिस्टेंस में कुछ नहीं होगा, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आई आर होता है, आई अगर 0 है तो 0, यहाँ भी कितना होगा, ई होगा। तो अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ 0, यहाँ पे ई, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से मेरे पास आ गया कि x दूरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, ई है। ठीक है बच्चों, तो हमने 2 चीज़ देखी कि हमारे पास यहाँ से आया कि x दूरी का पोटेंशियल डिफरेंस एक्स वी बाय एल है, और यहाँ से क्या आया, x दूरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ x लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से आ गया ई, और वहाँ से कितना आ गया, एक्स वी बाय एल। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, ई कितना हो गया, एक्स वी बाय एल। तुमको कुछ समझ तो आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा आया, कुछ और ज़रा बढ़िया समझाओ, बैंक का लो भी है, और बढ़िया समझो। 2 के बाद पेज नंबर तृतीय क्या कहता है, देखो। अब हम क्या करते हैं, कुछ सवाल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल मान लीजिएगा कि पहला सवाल ऐसा है, मान लीजिए कि यह एक बैटरी है और यह ए बी है। मान लो ए बी 100 सेंटीमीटर का है, ठीक है, मान लो ए बी 100 सेंटीमीटर का है, और ये एक जो भी है ये गैल्वेनोमीटर है। और मान लो क्वेश्चन ये है कि ये मान लो कुछ 30 वोल्ट की बैटरी है, और ये मान लो 40 सेंटीमीटर और ये 60 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो गया, ठीक है ना, करंट 0 हो गया। तो बताओ ई कितना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप देखो ए से भी कितना है, 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर में देखो यहाँ पे मान लो 0 वोल्ट है, तो यहाँ कितना हो गया, 30 वोल्ट। मेरी बात समझ रहे हो, मान लो यहाँ 0 हो गया, 30 वोल्ट हो गया, तो 100 सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप है, 30 वोल्ट का। 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 0.3 वोल्ट का। अब ये कितना, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर में कितना होगा बच्चों, 40 सेंटीमीटर में होगा 0.3 इंटू 40 कितना होगा, 12 वोल्ट। ठीक है भाई, अब कायदे से, ठीक है ना, अब कायदे से मान लो यहाँ पोटेंशियल एक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस ई, मतलब यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ई का होगा। तो ये 12 वोल्ट क्या है, ई हो गया, तो ई बराबर कितना हो गया, 12 वोल्ट, काम खत्म। ठीक है, अब इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सवाल को। तुम कहोगे कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, हम कहेंगे देखो बच्चों ऐसा है कि सपोज यह एक बैटरी है। अब क्या करते हैं कि 100 वोल्ट की बैटरी, ये मान लो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, मान लो ए भी खुद 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम और ये 3 ओम। अभी तक क्या था, इससे पिछले सवाल में क्या डिफरेंस था भाई कि सारा रेजिस्टेंस यही था, तो ये 30 वोल्ट, ये भी 30 वोल्ट, लेकिन अब क्या है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, इसका मतलब कुछ ये भी ड्रॉप करेगा। और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर के साथ मान लो ये 30 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो रहा है, और ये 70 सेंटीमीटर है, यहाँ की बैलेंस हो रहा है। तो क्वेश्चन है कि ई कितना होगा। ठीक है, अब मुझे बताया कि इस 30 का जो ड्रॉप है वो ई होना चाहिए, लेकिन पीसी में देखते हैं, प्राइमरी सर्किट में। प्राइमरी सर्किट की बात करते हैं, अब क्या होगा, यहाँ से करंट बहेगा। ठीक है, तो पीसी में जो करंट होगा वो कितना होगा, वी बटे आर। पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का, और आर कितना है, 2 तो इसका है ए बी का, और 3 उसका, कितना हो गया, 100 बटे 5 कितना हो गया, 20 एम्पियर। अब ध्यान रखना, जो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा आई आर। करंट कितना है, 20, और ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 2, इसका मतलब 40 वोल्ट।
अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस 100 का जो ड्रॉप है वो पूरा का पूरा इसके थ्रू नहीं, क्योंकि कुछ 30 ने ड्रॉप किया। 30 ने कितना ड्रॉप किया? आई आर, आई कितना था? 20, 20 इंटू 30, 20 इंटू 3, 60 इसने ड्रॉप किया, 40 ने ड्रॉप किया। समझ बात? अब देखो ए से बी तक देखते हैं, तो 100 सेंटीमीटर पर कितना ड्रॉप है? 40 वोल्ट का। अब 30 सेंटीमीटर का ड्रॉप ई है, तो 30 सेंटीमीटर पर कितना ड्रॉप है? ई। ई कितना होगा? 100 सेंटीमीटर का 40, तो 1 सेंटीमीटर का कितना हो गया? 100/40, नहीं, 1 सेंटीमीटर का हो गया 40/100, और 30 सेंटीमीटर क्या होगा? 30 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 40 वोल्ट 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 40/100, 30 सेंटीमीटर का 40/100 इंटू 30, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, आंसर कितना आ गया? 12 वोल्ट। लो जी, ये भी 12 वोल्ट ही आ गया। तो एक बड़ा कॉमन सा सवाल है, और वो सवाल ये है कि सर आप जब ईएमएफ नाप रहे हो तो वाई आर यूजिंग पोटेंशियोमीटर नॉट अ वोल्ट मीटर? तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि वाई इज इट बेटर to measure EMF using potentiometer compared to voltmeter? अब होता क्या है कि वोल्टमीटर भी ईएमएफ नाप सकता है, मतलब ईएमएफ तो नहीं नाप सकता। मैं समझा रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने क्या किया कि एक वोल्टमीटर ले लिया और आपको एक बैटरी का ईएमएफ नापना है। समस्या क्या है कि जो बैटरी होती है, किसी बैटरी में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, हर बैटरी में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब क्या होता है, जैसे आप वोल्टमीटर से लगाते हो तो मान लो यहाँ 0 है, यहाँ x है, तो वोल्टमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या एक्स ही है। लेकिन वोल्टमीटर के लगाने से सर्किट पूरा होता है, करंट बहता है। करंट बहने से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई माइनस आई आर हो जाता है, क्योंकि ऐसा समझ लो कि करंट ऐसे गया तो माइनस आई आर प्लस ई, मतलब डिस्चार्जिंग है बेसिकली। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? ई माइनस आई आर हो गया, ई माइनस आई आर। अब ई माइनस आई आर अगर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो वोल्टमीटर ने तो वी ही ई माइनस आई आर नापा। अब चक्कर है कि जो वोल्टमीटर नापा वो ई माइनस आई आर है, नेचुरल सी बात है, जो पोटेंशियल डिफरेंस नापा वो ई से कम है। हालांकि आई कोई ज़्यादा नहीं होगा, आई कितना होगा? ई बाय आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। अब मुझे पता है कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, इसका मतलब करंट बहुत छोटा होता है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल जो पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा वो ई से कम होगा। लेकिन यही जब मामला पोटेंशियोमीटर का होता है तो थिंग्स आर बिट बेटर। बिट क्या बहुत बेटर होती है? क्यों बेटर होती है आप समझ ही रहे हो, मैं समझा रहा हूँ कि ये गैल्वेनोमीटर है, ये आपने चौकी से लगा दिया। अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 है, क्योंकि इस ब्रांच में करंट तो है नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी भी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई आर। तो आई आर होने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि 0, यहाँ भी 0, इसमें करंट ही नहीं, तो इस रेजिस्टेंस और इस गैल्वेनोमीटर कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं, तो यहाँ ई होगा। तो इस केस में क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस नपता है वो ई ही नपता है एग्जैक्ट, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो दिस इज ऑलवेज बेटर, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है ना। अब हम चलते हैं आगे। आगे हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। मान लो ये एक 30 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और क्या करें, 30 वोल्ट की बैटरी ली मैंने, एक सेकंड। अब यहाँ पर मान लो एक 20 वोल्ट का सेल है और मुझे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं
कि ये जो सर्किट है इसको पूरा कर देते हैं। यहाँ पर मान लो मैंने एक 3 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया और मान लो ये आ गया नल पॉइंट। मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका जो नल पॉइंट है 50 सेंटीमीटर पे, तो बताओ आर कितना होगा। ठीक है, अब क्या करें भाई साहब, ये प्राइमरी सर्किट है। ठीक है, अब सपोज यहाँ 0 वोल्ट है ना, ये मान लो यहाँ x वोल्ट है, तो यहाँ पर x + 30 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी तार है मान लो ए बी, तो ए बी जो तार है आपके पास जो 100 सेंटीमीटर की है, ये 30 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर जाएगी। तो 100 का 30 वोल्ट है, तो 1 सेंटीमीटर का 30/100, तो 50 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 30/100 × 50। पता नहीं इतनी कैलकुलेशन करी क्यों मैंने, सिंपल है यार कि भाई पूरी तार का 30 वोल्ट है तो आधी तार का 15 वोल्ट आ गया। चलो भाई यहाँ तो ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद पेज नंबर 2। तो अगला पेज क्या कह रहा है भाई साहब, अगला पेज ये कह रहा है कि मेरे से व्हाट इज एक्सप्रेसिंग कि भाई ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। अब देखो ये मेरा प्राइमरी सर्किट हो गया। अब देखो भाई इसमें करंट होगा ही, नल पॉइंट है, तो अगर यहाँ जाएगा नहीं तो यहाँ से आएगा भी नहीं, सिंपल सी बात है भाई। देखो ये एक चीज़ होगी, इसको सेकेंडरी सर्किट बोल देते हैं, मान लो टर्शरी बोल सकते हैं, सेकेंडरी इसको बोल सकते हैं, टर्शरी जो भी होता है तीसरा। तो आप सोचो कि ये एक सर्किट है, इसमें करंट आएगा तो ही जाएगा, तो इसमें करंट नहीं है। ठीक है भाई, अब क्या करें भाई साहब, मान लो यहाँ जनरल पॉइंट है, वहाँ पे पोटेंशियल मान लेते हैं 0 वोल्ट, यहाँ 0 हो गया तो यहाँ भी क्या होगा, 0 हो गया। अब इस सेकेंडरी सर्किट में एक मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया, ये बैटरी ऐसे हो जाएगी, दिस विल बी लाइक दिस, है ना। इस सेकेंडरी सर्किट में मान लो कि करंट ऐसे बहेगा। ठीक है, अब जो सेकेंडरी सर्किट होगा, है ना, सेकेंडरी सर्किट में जो करंट होगा आपके पास, वो आपके पास होगा 20 बाय, है ना, R+3, ये तो होना चाहिए 20 बाय R+3। ठीक है, तो 20 बाय R+3 हो गया। अब देखो भाई कि यहाँ पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ 0 है तो देखो यहाँ पर होगा 3i, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 0 हो गया, 3i होगा। ध्यान रखना यहाँ 3i होगा तो यहाँ भी 3i होगा। अब आप मेरी बात समझना कि इस 50 सेंटीमीटर की तार का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, 15 वोल्ट है, और इस सेकेंडरी सर्किट के हिसाब से कितना होना चाहिए, 3i। इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि आपके पास जो 3i हो गया वो कितना हो गया, 15 वोल्ट हो गया। तो i कितना हो गया, i हो गया आपके पास 5 वोल्ट, सॉरी 15 बट हाँ 3i बराबर 15 वोल्ट हो गया, तो i कितना हो गया, 5 हो गया, है ना, सही है। अब i 5 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट से i को कितना रख देंगे, 5 बराबर 20 बाय R+3। तो यहाँ से कितना हो गया, R+3 कितना हो गया आपके पास, 20 बाय 5, 20 बाय 5 कितना हो गया, 4। तो यहाँ से R कितना हो गया आपके पास, 1। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना हो गया बच्चों, वो आपके पास 1 ओम हो गया। ठीक है, सही है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक, अब कुछ एक मुश्किल क्वेश्चन करते हैं और धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स एक आध प्रॉब्लम और करते हैं। मान लो क्वेश्चन एक ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास एक 100 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ मान लो एक 60 वोल्ट की बैटरी है, इसका 2 ओम का मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसको टिका दिया, और इसका जो नीचे वाला सर्किट है ये मान लो ये 10 ओम है,
उसके यहाँ जुड़ती है। अब क्वेश्चन है कि मान लो ये x है, ये 100 माइनस एक्स है। 100 माइनस एक्स क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा और टेढ़ा बना देते हैं, यहाँ पर a को बना देते हैं और हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये जो वायर है नीचे वाली उसमें कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो वायर में हम लोग मान लेते हैं कि आर ए बी जो है, मान लो ये ए बी है आपके पास, हम मान लेते हैं कि आर ए बी आपके पास सपोज तीनों में 4 ओम मान लो, कितना मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, 4 ओम मान लेते, चलो इट माइट बी अ बेटर डेटा, ठीक है। अब सुन लो, पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सर्किट का, ठीक है। अगर हम प्राइमरी सर्किट की बात करते हैं तो प्राइमरी सर्किट में जो करंट होगा वो आपके पास होगा, क्योंकि भाई ये इसमें तो कोई जाएगा नहीं, सारा करंट इसमें भगेगा ऐसे, इसको मैं आई नॉट बोल देता हूँ। जो प्राइमरी सर्किट में करंट होगा वो होगा 100 डिवाइड बाय, एक ये हो गया, 4 ए बी क्या हो गया, 100 डिवाइड बाई 5, तो 100 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20 एम्पियर। अब इस तार का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए बी होगा आई आर, आई कितना आपके पास 20 और ए बी जो तार है उसका रेजिस्टेंस कितना 4, 80 वोल्ट हो गया आपके पास, ठीक है, 80 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो 80 वोल्ट हो गया। अब हम ये देखते हैं कि हमको कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मतलब एक्स हिस्से का पोटेंशियल डिफरेंस है कितना। अब बात करते हैं इस सेकेंडरी सर्किट की। जो सेकेंडरी सर्किट है आपके पास, इसमें जो करंट होगा वो होगा 60 डिवाइड बाय 10 प्लस 2 विच इज़ 12, 5 एम्पियर हो गया। अब मान लो यहाँ पे 0 वोल्ट माना, तो यहाँ भी 0 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा आपके पास आई आर। तो आई कितना होगा मेरे पास 5 और आर कितना हो गया 10, तो मेरे पास आ गया 50 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट आ गया, इसका मतलब ये 50 है तो ये भी 50 वोल्ट है, ये। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 50 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है। इसका मतलब कि जो एक्स लेंथ है, एक्स लेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना भाई 50 वोल्ट है। अब सोचने की बात कही, जो पूरी तार है, पूरी तार जो है 100 सेंटीमीटर की, 100 सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप है बच्चों, 100 सेंटीमीटर में ड्रॉप है 80 वोल्ट का, ठीक है। तो इसका मतलब हमको चाहिए ड्रॉप 50 वोल्ट का, तो ये समझ लो कि 80 वोल्ट के लिए 100 सेंटीमीटर चाहिए, 1 वोल्ट के लिए 100/80 सेंटीमीटर चाहिए। और अगर आपको 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो आपको चाहिए 100/80 इंटू 50, वो लेते हो 500/8 सेंटीमीटर, यानी कि एक्स की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आपके पास आ जाएगी 500/8, बोले तो 250/4, 125/2, यानी कि 62.5 सेंटीमीटर, है ना, इतना एक्स होना चाहिए। तो अगर एक्स इतना होगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, अन्यथा ये बैलेंस नहीं होगा, ठीक है भाई। सिंपल से क्वेश्चन, आगे चलते हैं, सिंपल लगे या ना लगे आपको, ठीक है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पोटेंशियोमीटर, फिर क्वेश्चन वाइज उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें करेंगे पोटेंशियोमीटर। चलो पेज नंबर 2 हो गया, अब चलते हैं पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3, ठीक। तो अगला क्वेश्चन ये भी थोड़ा मुश्किल सही है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज़ आपके पास एक बैटरी है और 100 वोल्ट की बैटरी है, मान लो यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है और आर ए वी मान लो 3 ओम है, ठीक। यहाँ पे आपने क्या किया, एक 60 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। ये बिल्कुल पिछले सवाल जैसे चल रहा है, उसमें भी शायद 60 वोल्ट की बैटरी थी, 2 ओम का रेजिस्टेंस था और गैल्वेनोमीटर लगा दिया, बैलेंस कर दिया। लेकिन अब छोटा सा पंगा ये कर दिया कि इसमें एक और बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की, जिसका मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है। अब ये एक्स है, ये 100 माइनस एक्स है, आपको बताना है कि एक्स कितना होगा, कितने पर ये बैलेंस हो जाएगा। चलो भाई, अब क्या करें भाई इसका, अब कुछ नहीं करते, वही करते हैं जो
हमेशा से करते आए हैं, क्या सवाल सॉल्व और क्या। ठीक है, ये पीसी, ये सेकेंडरी सर्किट। तो पहले हम लोग चलते हैं पीसी में। पीसी में जो करंट होगा उसको आई नॉट बोल देता हूँ, वो होगा 100 डिवाइड बाय 2 + 3, कितना हो गया भाई 100/5 बराबर कितना हो गया 20 एम्पियर। ठीक है, सेकेंडरी सर्किट में जो करंट हो गया वो आपके पास हो जाएगा आई बराबर, अब देखो भाई ये एक सर्किट बन गया, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जीते हो कौन क्लॉकवाइज। 60 - 10 डिवाइड बाय 2 + 3 10 एम्पियर। ठीक है, समझ में बात। अब देखो ए से बी तक 100 सेंटीमीटर है और 100 सेंटीमीटर का ड्रॉप होगा आई आर। आई कितना है प्राइमरी सर्किट में 20, प्राइमरी सर्किट। ठीक है, आई 20 और ए से लेके बी तक रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 3। तो इसका मतलब कि इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बेसिकली 60 वोल्ट है। तो 100 सेंटीमीटर का 60 वोल्ट है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर ड्रॉप कैसे करोगे भाई, करंट तो बहेगा इसके हिसाब से, आई आई भाई इसके हिसाब से। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, तो हम देखते हैं कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि करंट इसके हिसाब से बैठ रहा है, तो बेसिकली ये डिस्चार्जिंग बैटरी है ना, और ये जो बैटरी है वो चार्जिंग बैटरी, तो ये चार्जअप हो रही है। ठीक है, तो वैसे तो सीधे फॉर्मूले से लगा सकते हो कि इसका E-IR, इसका E+IR, है ना। ये सिंपल आप नॉर्मल तरीके से देख लो भाई। मान लो कि यहाँ पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो यहाँ भी 0 वोल्ट है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 + IR, नहीं। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, या नहीं एक काम करते हैं, इसमें हमने ऊपर बैटरी उल्टी लगाई तो इसको 0 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी 0 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ 0 वोल्ट मान, तो यहाँ पे क्या होगा +60 - IR, तो यहाँ पे आपके पास हो गया 60 - IR। मैं आपसे पहले कह रहा था कि बेसिकली आपके पास ये डिस्चार्जिंग है तो E-IR होगा, तो 60 की जगह 60, आई की जगह सेकेंडरी सर्किट में करंट कितना है भाई 10 एम्पियर, थोड़ा हौच-पौच हो रहा काम चला लो, आर कितना है 2, तो 60 - 20 कितना हो गया भाई 40 वोल्ट। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो 40 वोल्ट का हो जाएगा। 0 यहाँ 40, हमने यहाँ 0 मान लिया, बैटरी का ये वाला टर्मिनल था यहाँ पे नेगेटिव और वो पॉजिटिव था। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 40 वोल्ट का चाहिए। तो अब सोचने की बात क्या है, समझने की बात यह है कि प्राइमरी सर्किट में, ठीक है, प्राइमरी सर्किट में जो 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर में 60 वोल्ट का ड्रॉप है जो हमने कैलकुलेट किया। तो 1 वोल्ट के लिए चाहिए हमको 100/60 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें 40 वोल्ट का ड्रॉप चाहिए, तो 40 वोल्ट के लिए कितनी चाहिए 100/60 × 40। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 400/6 यानी कि 200/3 सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हम इस पर एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, मे बी आई थिंक बहुत ज़्यादा बच्चों क्लियर नहीं है, तो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन और करते हैं इस पर, है ना, चौथा। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं कि सपोज़ ये एक बैटरी है, ठीक है, और इसके नीचे एक और बैटरी लगा देते हैं, एक और रेजिस्टेंस, मान लो एक और बैटरी, एक और रेजिस्टेंस, और इसको गैल्वेनोमीटर से बैलेंस कर देते हैं। मान लो 100 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम है। मान लो ये जो RAB है वो आपके पास 4 ओम है। ठीक है, ये मान लो आपके पास 4 ओम, तो ये मान लो आपके पास 60 वोल्ट की बैटरी है, ये मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये मान लो 20 वोल्ट की बैटरी, क्या फ़र्क पड़ता है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है। क्वेश्चन ये है कि ये कितने पे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट। पहले बात करते हैं प्राइमरी सर्किट की। जो प्राइमरी सर्किट होगा मेरे पास, ठीक है, प्राइमरी सर्किट जो होगा उसमें जो करंट होगा वो आपके पास होगा 100 डिवाइड बाई 1 प्लस AB कितना है 4, कितना होगा 100/5, 100/5 बोलते 20 एम्पियर। जो AB तार का ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप IR होगा। ठीक है,
तो हमने आई निकाला 20, आर कितना ए से लेके बी तक, 4 कितना हो गया, 80 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि इस तार का ड्रॉप कितना है। ठीक है, तो हम यहाँ कहीं सपोज 0 वोल्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है ना, तो देखो भाई पहले सेकेंडरी सर्किट में चलते हैं। सेकेंडरी सर्किट में जो करंट होगा आपके पास, अब देखना 60 एंटी क्लॉकवाइज 20 क्लॉकवाइज, दोनों ऑपोजिट है, तो 60 - 20 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 1 + 3। ठीक है, तो 40/4 कितना हो गया, 10 एम्पियर। अब यहाँ पे पोटेंशियल देखते हैं, देखो ये करंट इसके हिसाब से चलेगा, ये डिस्चार्जिंग है चार्जिंग है, तो इसके हिसाब से डिस्चार्जिंग है तो अपन इसमें लगा देते हैं E - IR। वैसे भी देख लो यार, सिंपल सी बात है, ये 0 है तो यहाँ -IR होगा, कोई करंट ऐसे है। ठीक है ना, हाई इधर लो, इधर +60, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आपके पास है ना, ठीक है, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आपके पास आ जाएगा इस जगह पे, इस जगह पे आ जाएगा 60 - E - IR। तो 60 इसने बढ़ाया और इसने आई कितना भाई, प्राइमरी सर्किट में 10, रेजिस्टेंस कितना 1, आंसर कितना आ गया 50 वोल्ट। तो बेसिकली यहाँ पे 50 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। अब देखो यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ कितना हो गया 50 वोल्ट हो गया। अब सोचने की भी बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि प्राइमरी सर्किट की देखते हैं। प्राइमरी सर्किट में मैंने क्या देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए से लेके बी तक, ठीक है, ए बी है ना, तो प्राइमरी सर्किट में देखते हैं कि आपके पास 100 सेंटीमीटर पे 80 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो 1 वोल्ट पे, 1 वोल्ट के लिए 100/80 सेंटीमीटर चाहिए, और 50 वोल्ट के लिए 100/80 × 50, 100/80 × 50, इसका मतलब होगा 500/8, 500/8 का मतलब वही पहले भी डेटा आ चुका है। ठीक है ना, 500/8 मतलब 250/4, 250/4 125/2, 62.5 सेंटीमीटर आपको बैलेंस करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया फंडा इसका। अब हम चलते हैं आगे, एक आखिरी चीज़ पढ़ते हैं, ठीक, और फिर अपन इससे बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो बस छोटी छोटी 2-4 चीज़ें बची हैं, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो अब एक केस बचा है पेज नंबर 5 कि पोटेंशियोमीटर fails in these conditions for measurement of EMF। अगर एक बैटरी का EMF नापना हो तो इन कंडीशन में पोटेंशियोमीटर फेल हो जाता है। ठीक है, तो फेल होने की कंडीशन ये है कि पहला कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन, इफ़ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वायर इज लेस देन EMF। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये कभी काम ही नहीं करेगा। सपोज़ कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि समझना इस बात को, मैं ये कह रहा हूँ AB का पोटेंशियल ड्रॉप E से कम है, तो ये फेल हो जाएगा। तुम कहोगे कैसे, मैं बोलूँगा सिंपल है, सोचो। मान लो कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप 20 है, मान लो 20 है, ठीक है, और मान लो तार का 15 है, तो ये काम कर ही नहीं सकता। तुम बोलो कैसे, मैं बोलूँगा देखो समझ लो, मान लो मान लेते हैं मान लो गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, देखते हैं कैसे। और मान लो E जो है 20 वोल्ट है, और मान लो VAB आपके पास 15 वोल्ट है। अब तुम कहोगे नहीं सर काम करेगा, मैं कहूँगा चलो देखो कैसे कर रहे हैं। सोचो, यहाँ 0 वोल्ट मान लो, यहाँ 15 वोल्ट, ये 20 वोल्ट। अब इसका मतलब क्या है, 15 वोल्ट है तो यहाँ पे 20 कम होगा तो -5 वोल्ट होगा, इसमें करंट तो है नहीं। ठीक है, अब होगा क्या, ये 15 या -5, तो इसका मतलब करंट यहाँ से आएगा, और ऐसे ही 0 से -5 ही बढ़ा करंट यहाँ आएगा। अब होता भाई पोटेंशियोमीटर में, भाई यहाँ करंट 0 होने का मतलब जो करंट यहाँ है वो सीधे भग जाएगा। मेरी बात समझ लो, तो ऐसा कैसे पॉसिबल, यहाँ से करंट है, यहाँ से करंट है, यहाँ करंट जाए ना, यह नॉर्मली है, गड़बड़ है। अब मेरी बात समझ लो, देखो भाई समझना, सोचो, अगर ये 15 वोल्ट है, 10 वोल्ट होता, सपोज 10 होता, मेरी बात समझना, तो 15 से 10 कम, यहाँ 5 हो जाता, 15 से 5 करंट जा सकता है, 5 से 0 करंट जा सकता है। लेकिन अगर ये इस पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा पोटेंशियल आ जाएगा जो गड़बड़ कर देगा। जैसे मान लो 25 होता तो 15 में से 25 का -10, 15 से -10 भी आया, 0 से -10, कैसे पॉसिबल है। तो ये कभी बैलेंस नहीं होता। ये तभी बैलेंस होगा जब इसका पोटेंशियल ड्रॉप इस तार से कम होगा। पहली चीज़ ये, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये तब भी फेल हो जाता है इफ़ PC एंड SC हैव डिफरेंट polarities on one side। अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कि आपने क्या किया, बैटरी से जोड़ दी, ये कभी बैलेंस नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो। मान लो ये 100 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, आप कह रहे हो बैलेंस हो रहा है, करंट जीरो। मैं कह चलो मान लेता करंट जीरो। मान लो आप कह रहे हो यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 100 वोल्ट। अब सोचो, समझना कि हम चाहते हैं कि इसमें करंट जीरो हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ये अनर्थ है। कैसे अनर्थ है, सोचो कि अगर इसमें करंट जीरो है तो ये 100 है, तो यहाँ पे 20 बढ़ गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 वोल्ट हो जाएगा। अब सोचो, समझ मेरी बात। तो 1 से 20 से 100 भी करंट गया, 1 से 20 से 0 भी गया। यहाँ करंट है नहीं, यहाँ भी करंट जा रहा है, यहाँ भी करंट जा रहा है, कैसे पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। लेकिन वही अगर बैटरी उल्टी होती, सपोज इधर बड़ा डंडा होता, इधर बड़ा है लेफ्ट, तो इसका बड़ा डंडा लेफ्ट होता, तो यहाँ 20 कम होता है, यहाँ 80 जाता, 100 से 80 करंट जाता, 80 0 जाता। लेकिन ऐसे उल्टे केस में कभी भी चीज़ें काम नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया बेसिकली, आपके पास हमने पढ़ लिया एक पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर के बाद एक आध छोटी चीज़ और पढ़ते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो एक छोटी चीज़ बचेगी आपके पास, मैं क्या बता रहा हूँ, चलो कुछ नहीं, चलो भाई। तो अब हम बात करते हैं एक ऐसे ही छोटा सा टॉपिक है, इसको बोलते हैं कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो रजिस्टर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो पतली पतली तारें सी होती हैं, तो उनके ऊपर आप रेजिस्टेंस लिखा। मान लो एक रेजिस्टेंस है 500 किलो ओम। अच्छा, रेजिस्टेंस में केवल क्या है कि ओम का चक्कर नहीं है। जैसे मान लो बहुत पतली सी तार है, इतनी पतली सी तार है, उस पर कहाँ लिखोगे। चलो आपने तो लिख दिया, लिखने वाले ने, उसको देखेगा कौन। और केवल उतना ही होता है, जैसे कि मान लो एक रेजिस्टेंस है, मान लो 526 या 226 ओम। उसके बाद हर रेजिस्टेंस की टॉलरेंस होती है। टॉलरेंस का मतलब कि अगर 226 है तो हमेशा 226 नहीं, वो 5 ±5% बिहेव कर सकता है, मतलब कभी 5% ज़्यादा, कभी 5% कम। तो रेजिस्टेंस में कई सारी चीज़ें होती हैं कि कितने ओम है क्या नहीं है ना। अब कोई मान लो रेजिस्टेंस है 1,00,000 ओम, तो 1 × 10⁵ मान लो उसकी टॉलरेंस है 10%। अब इतनी सी तार पे कहाँ लिखोगे भाई, ठीक है। और आप तो लिख दोगे, देखेगा कौन। तो इसीलिए क्या करते हैं, किसका लोगों ने एक इलाज ढूंढा। लोगों ने क्या किया, एक इलाज ऐसा ढूंढा कि तार के ऊपर बेसिकली क्या किया, एक कवच सा पहना दिया और इस कवच पे लगा दिए कुछ ऐसे निशान, कुछ बैंड बना दिए। तो आप कभी रजिस्टर देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, रंग बिरंगा सा दिखेगा। तो उस पर 4 बैंड लगा दिए, ठीक है, 1 2 3 4। अब चारों बैंड क्या कहते हैं, पहला जो बैंड होता है वो देता है पहली डिजिट, दूसरा बैंड देता है दूसरी डिजिट, तीसरा बैंड देता है पावर, या इसको एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, और चौथा बैंड देता है टॉलरेंस। तो अब हम देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो पहले हम बात करते हैं कलर, फिर बात करते हैं नंबर्स, फिर बात करते हैं मल्टीप्लायर्स, ठीक है, टॉलरेंस से बाद में आएंगे। तो कलर, नंबर, मल्टीप्लायर, ठीक है। तो कलर होते हैं ठीक। अब ये एक सीक्वेंस जो अपने को याद रखना पड़ता है। तो लोग इसको ऐसे याद रखते हैं कि बीबी रॉय
लोग ऐसे याद रखते हैं कि बी रॉय, ठीक है, ऑफ, ये ऑफ साइलेंट हो जाता है, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। फिर हैज़ साइलेंट हो जाता है, हैड अभी कर सकते हो क्योंकि मैं बचपन सुन रहा हूँ, तब तक तो बीवी रॉय की बीवी मरी गई होगी। हैड वेरी गुड वाइफ, मेरे पिताजी ने भी सुना था। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बी रॉय ऑफ, छोड़ दो, ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, BGW। इसमें समस्या क्या है कि हर कलर का नाम है। तो पहला बी ब्लैक है, दूसरा ब्राउन है, और जो है वो रेड है। वो में किसी को समस्या नहीं होगी, सब ये कॉमन कलर्स हैं, कोई मेजेंटा बरगंडी टाइप कलर नहीं है। वाई येलो है, जी ग्रीन है, ये नीचे वाला जो बी है ये ब्लू है, ये वायलेट है, ये ग्रीन है, नहीं अब यहाँ थोड़ा लफड़ा है, ये जो है वो ग्रे है, ग्रीन पहले आ चुका है यहाँ पे, और आखिरी जो डब्लू है वो आपके पास वाइट। अब कन्फ्यूज़न कहाँ कहाँ पे कन्फ्यूज़न है, बी 3 जगह आ रहा है, और रेड एक ही जगह आ रहा है, ओ एक ही जगह आ रहा है, और इसके अलावा ग्रीन और ग्रे में। तो इसमें मोर डार्क अबव, अब ये समझ लो कि जो ज़्यादा डार्क है ऊपर, जैसे कि देखो ब्लैक ब्राउन से डार्क है, ब्राउन ब्लू से डार्क है। मैं नॉर्मल ब्लैक ब्लू की बात करता हूँ, वैसे तो ब्लू भी आप बहुत डार्क बना सकते हो, ब्राउन भी बहुत हल्का बना सकते हो, तो ब्लैक भी बहुत हल्का बना सकते हो, ग्रे टाइप हो जाएगा। और बचा ब्लू, ये हो गए तीनों, और इसके बाद हमको देखना है ग्रीन और ग्रे। तो ग्रीन ठीक ठाक है, ग्रे हल्का वाला मान लो यार, जैसे पेंसिल की शेडिंग होती है जो हम लोग नॉर्मल ग्रीन देखते हैं, एक HB पेंसिल की शेडिंग, ठीक है, सॉरी नॉर्मल ग्रे, तो समझ लो ये कम हो गया ना। अब नंबर, तो नंबर इन सबको हम एक असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो 0 से असाइन करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब के नंबर हो गए। अब मल्टीप्लायर, अब इनके मल्टीप्लायर कुछ नहीं होता है, 10 की पावर में चले जाते हैं। तो हम हर जगह 10 लिख देते हैं, हर जगह हम 10 लिख देते हैं, हर जगह हम 10 लिख देते हैं, हर जगह 10 लिख देते हैं, हर जगह 10 10, हर जगह 10, 10 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ब्लैक का मतलब 10 की पावर 0 यानी कि 1, ब्राउन का मतलब 10 की पावर 1 मतलब 10, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये तो हो गया, तो अब हम क्या करें, ठीक है। और जो आखिरी में आप बता रहे थे उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि 3 चीज़ें और जा जाती, एक आ जाता है गोल्ड, एक होता है सिल्वर, और एक होता है नो कलर। अब यहाँ पे आते हैं आपके पास मल्टीप्लाई के बाद टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या मैं समझाता हूँ, टॉलरेंस में 3 ही चीज़ें, गोल्ड है तो टॉलरेंस 5% है, ठीक है। सिल्वर है तो टॉलरेंस 10% है, और अगर नो कलर है तो टॉलरेंस 20% है। तो गोल्ड की टॉलरेंस 5%, सिल्वर की 10% और नो कलर की 20%, ठीक है, सही है। अब एक चीज़ और है जो कि इनफैक्ट लोग कम ही बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना यूज़ भी नहीं होता वैसे तो, कि गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं ये पावर में भी आते हैं। तो गोल्ड जो होता है 10 की पावर -1, और सिल्वर 10 की पावर -2 में भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। और ये NCERT में दे रखा है सच, ठीक है। अब जैसे कि मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये एक रजिस्टर है, मान लो ब्लू रेड
ब्लू लिखना ही पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि बी तो कुछ भी हो सकता है। ब्लू, रेड, वायलेट, गोल्ड, है ना। रजिस्टर पर लिखा नहीं होता, ध्यान रखना, बस रंग ही बने होते हैं। लिखना ही होगा तो पूरा ही लिख देंगे, बोला है ना। अब पूछा है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बाकी आप खुद देख लेना। तो पहला डिजिट क्या है बच्चों? ब्लू। ब्लू देखा मैंने, ब्लू में यहाँ पे आ गया, कितना भी है 6। रेड दूसरा डिजिट कितना है? 62, ठीक है। तीसरा मल्टीप्लायर होता है वायलेट। वायलेट का मतलब 10 की पावर 7, ठीक है, सही है। अब ये तो रेजिस्टेंस हो गया। प्लस माइनस क्या है बच्चों? गोल्ड। गोल्ड का मतलब 10 की पावर -1, नहीं सॉरी चौथा टॉलरेंस होता है, प्लस माइनस 5%। तो ये जो रजिस्टर है 62 × 10 की पावर 7 प्लस माइनस 5% है। तुम कहोगे सर ये क्वेश्चन और करा दो, मैं कहूँगा कर लो भैया, मेरे घर से क्या जा रहा है। तो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ये डेटा अपने पास रखते हैं, ठीक। तो कलर कोड का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो कि यही आपके पास एक रजिस्टर है, ठीक है। अब रेड, ऑरेंज, वाइट, सिल्वर, ठीक है। रेड, ऑरेंज, वाइट, सिल्वर। रेड से पहला कलर आया। रेड से पहला कलर कौन सा आ गया बच्चों? रेड से अपने पास पहला कलर आ गया, रेड से पहला कलर आ गया तो पहला डिजिट आ गया तो। ऑरेंज से दूसरा डिजिट आया 3 इंटू वाइट क्या है? 10 की पावर 9। सिल्वर, सिल्वर कितना बच्चों? 10%, प्लस माइनस 10%। ये आंसर आ गया। कई बार ऐसा होगा नहीं, बहुत रेयर है, लेकिन अगर आपका तीसरा बैंड गोल्ड या सिल्वर आ जाए तो मल्टीप्लायर ही हो जाएंगे। जैसे मान लो एक सवाल कर लेते हैं, चलो मान लो ऐसा ही सवाल है, 1 2 3 4। अब ये मान लो आपके पास सपोज ऑरेंज है, ये मान लो वायलेट है। अभी जो तीसरा बैंड है आपके पास गोल्ड आ गया और चौथा बैंड आपके पास सिल्वर आ गया। अब क्या करोगे? ऑरेंज, ऑरेंज क्या है भाई साहब? 3। वायलेट, वायलेट क्या है भाई साहब आपके पास? 7। अब तीसरी जगह मल्टीप्लायर होता है, गोल्ड आ गया। गोल्ड कितना? 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है। अब सिल्वर, सिल्वर कितना है? 10%, प्लस माइनस 10%। इसका मतलब ये हो गया 3.7 प्लस माइनस 10%, ठीक है। सो दिस इज कलर कोड, ठीक है बच्चों। छोटा सा टॉपिक था, सिंपल था, आप समझ सकते हैं।